नमस्कार। नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बने हुए 6 महीने हो चुके हैं और अभी तक उनकी टीम नहीं बनी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, कार्य समिति, संसदीय बोर्ड, पूरी टीम का ऐलान होना बाकी है। इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन खास तौर से उन लोगों की नज़रें जरूर टिकी हुई हैं जो ये देखना चाहते हैं कि 45 वर्षीय नितिन नवीन, जो भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी किस फॉर्मेट में आगे बढ़ेगी, क्या नयापन लेकर आएगी और उसमें जो उनकी टीम होगी वो क्या मैसेज देगी। कुछ लोगों ने अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा, बड़ा शरारतपूर्ण वीडियो था, एडिटेड वीडियो था। उस वीडियो में यह था कि लखनऊ गए हैं नितिन नवीन और जब वो गाड़ी से उतर रहे हैं तो गुलदस्ता देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य खड़े हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद योगी जी खड़े हैं, उसके बाद ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं वो खड़े हुए हैं। और जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो पहले गुलदस्ता केशव प्रसाद मौर्य से लेते हैं। उसके बाद वो वीडियो अधूरी कट कर दी गई वहीं पर। उसके बाद संभवतः बाकी लोगों से उन्होंने गुलदस्ता लिया होगा। लेकिन जो शरारती तत्व हैं, जिन्हें बीजेपी का ये नया बदलाव या युवा चेहरा अध्यक्ष के तौर पर पसंद नहीं आ रहा है, उन सब लोगों ने सोशल मीडिया पर यह चलाना शुरू कर दिया कि देखिए योगी जी की उपेक्षा कर दी है नितिन नवीन ने और पहले गुलदस्ता केशव प्रसाद मौर्य से लिया। जबकि हकीकत यही है कि जो आदमी क्रम में सबसे आगे खड़ा हुआ है या सबसे पहले खड़ा हुआ है उससे गुलदस्ता लिया जाएगा, उसी क्रम में उन्होंने लिया होगा। और कभी भी इस प्रकार की कोई बात अभी नितिन नवीन के मुंह से मैंने नहीं सुनी है कि उन्होंने योगी जी की कोई उपेक्षा की हो। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, मीडिया, सोशल मीडिया, सब लोग हमेशा छोटी छोटी घटनाओं की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कुछ ऐसी घटना सामने आए जो बीजेपी के इंटरनल फाइट को उजागर कर सके। लंबे समय से नैरेटिव चलता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद योगी जी को हटाया जा रहा है। अमित शाह और योगी में 36 का आंकड़ा है। लिस्ट अमित शाह बनाते हैं और योगी जी उसका सहयोग नहीं करते, तो इसलिए बीजेपी की सीटें कम आती हैं। योगी जी को सीएम पद से हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जा सकता है। योगी जी को दिल्ली तलब किया गया है। इस तरह की चर्चाएं, अफवाहें खूब उड़ी। मीडिया ने खूब मजा लिया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इवन बीजेपी ने अपने अध्यक्ष को भी कई महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में बदला, जब भूपेंद्र चौधरी की जगह पंकज चौधरी बनाए गए। तो हमेशा बड़ी पार्टी है तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी की निगाहें इस पार्टी पर रहेंगी। और देखिए, नितिन नवीन पर तो निश्चित तौर पर रहेंगी। उन्हें बहुत कुछ प्रूव करना है। अभी उन्होंने कुछ बयान दिए थे राहुल गांधी वगैरह को लेकर, अरविंद केजरीवाल, इन सब को लेकर। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया था कि आखिर आप हैं कौन। पूरी भाजपा उनके समर्थन में उतर आई थी। यही भाजपा की मजबूती भी है। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पत्रकार के ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए, जिसमें नितिन नवीन के करियर के बारे में बताया गया था कि नितिन नवीन कहां जीरो से उठ करके ऊपर आए हैं, उन सबको शेयर किया था। तो पूरी टीम भाजपा की नितिन नवीन के समर्थन में उतर आई थी। और ये सब लोग मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नई दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक नई पार्टी, भविष्य की पार्टी तैयार करती हुई नजर आ रही है, जिसमें पुराने जो दिग्गज हैं उनका दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है। नए चेहरे सामने आ रहे हैं। अब चर्चा करते हैं कि आखिरकार नितिन नवीन की नई टीम कैसी हो सकती है। देखिए, वैसे तो चर्चा यह है कि 40-45 सदस्यीय नई टीम हो सकती है, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है संसदीय बोर्ड में। आप सब जानते हैं कि संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति, ये दो ऐसी बॉडीज होती हैं जो ये तय करती हैं कि कहां पर किसको सीएम बनाया जाना है। इवन राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो टिकट्स का भी फैसला ये ही बॉडीज करती हैं। संसदीय बोर्ड में 12 सदस्य होते हैं। उसमें पार्टी के अध्यक्ष, संसद में जो अध्यक्ष होते हैं, नेता होते हैं जैसे मोदी जी, और उसके अलावा 10 लोग, ये कोई भी हो सकते हैं। दूसरे, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके द्वारा 7-8 लोग अन्य नामित किए जाते हैं, जो इसके साथ मिलकर के चुनाव समिति में हिस्सा होते हैं और ये मिलकर के फिर टिकटों का फैसला करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है संसदीय बोर्ड। वर्तमान में संसदीय बोर्ड में नितिन नवीन है, नरेंद्र मोदी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा भी अभी तक हैं चूंकि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में सदन के नेता हैं। दूसरे, एक मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, 2022 की बात है, उस समय जब उनको हटाया गया था तो उन्हें
कर्नाटक के चुनाव 2023 की शुरुआत में होने वाले थे, उन्हें उसमें एडजस्ट कर किया गया था क्योंकि 18% लिंगायत वोट उनकी वजह से जुड़े हुए हैं और वो तभी से बीएस येदियुरप्पा इसका हिस्सा हैं। सर्बानंद सोनोवाल पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं इस समय, असम और पूर्वोत्तर का आदिवासी चेहरा है और हेमंत बिस्वा शर्मा के समर्थन में 2021 में उन्होंने स्वेच्छा से अपना यह पद छोड़ा था, इसलिए उनको यह इनाम पुरस्कार दिया गया था और उन्हें संसदीय बोर्ड का हिस्सा बनाया गया था। के लक्ष्मण राज्यसभा के सांसद हैं, ओबीसी चेहरा हैं, तेलंगाना और दक्षिण भारत में जो पार्टी की राजनीति है वहां पर जो विस्तारीकरण की योजना है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए वो भी इसका हिस्सा है। इकबाल सिंह लालपुरा पूर्व आईपीएस अधिकारी, बोर्ड में पहले सिख व्यक्ति और किसान आंदोलन जो चला था उस समय सिख समुदाय की नाराजगी दूर करने और पंजाब में बैठ पैठ बनाने का प्रयास करने के लिए भाजपा ने इनको इसमें शामिल किया था। और चूंकि उस समय 2022 में शुरुआत में पंजाब के चुनाव होने वाले थे तो इसलिए इकबाल सिंह लालपुरा को इसमें शामिल किया गया था। बहुत से लोगों को इस पर ऐतराज भी है कि भाई इनको क्यों शामिल किया गया था, इनका कोई फायदा तो हुआ नहीं। सुधा यादव पूर्व लोकसभा सांसद हैं, हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, कारगिल शहीद की विधवा के रूप में सैन्य परिवारों से जुड़ाव होने का और एक महिला चेहरा होने का लाभ इनको मिला था। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया मध्य प्रदेश से दिग्गज नेता हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, एससी चेहरा हैं, दलितों के बीच पार्टी की स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए इनको शामिल किया गया था। और बीएल संतोष तो आप जानते ही हैं कि बड़ा नाम है, संगठन महासचिव हैं, पदेन सचिव हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बैकग्राउंड से आते हैं, भाजपा के और संघ के बीच में वैचारिक और प्रशासनिक समन्वय का भी काम करते हैं। नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बनानी शुरू कर दी है और अभी हाल ही में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, राजनाथ सिंह, कई सीनियर लीडर्स के साथ इस पर डिस्कस भी किया है कि हम किस तरीके से अपनी पार्टी को बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पहले नितिन गडकरी भी इसका हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 2022 में उन्हें बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि नितिन गडकरी बड़े विवादित बयान दे रहे थे। जैसे कि एक बार नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया था कि वर्तमान में जो राजनीति सत्ता का खेल बन गई है, पावर प्ले बन गई है। साथ ही साथ ये भी कहा था कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि राजनीति छोड़ दी जाए क्योंकि जीवन में राजनीति से बढ़कर बहुत कुछ है। इसके अलावा जब 2019 में भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हार गई थी, 2018 में हार गई थी, तो उस समय एबीवीपी के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कह दिया था कि जो लोग जनता को सपने बेचते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते हैं, जनता उन्हें पीटती है। इस तरह के विवाद वो समय समय पर खड़े करते रहते हैं और जब कुछ सवाल उठते थे उन्होंने एबीवीपी के एक कार्यक्रम में ये भी कह दिया था कि जो व्यक्ति अपने घर की देखभाल नहीं कर सकता वह देश का प्रबंधन नहीं कर सकता। उन्होंने राहुल गांधी पर संभवतः ये टिप्पणी की थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी पर हमले के लिए किया था और इसी वजह से उनके इस विवादों की वजह से उनको इसमें हटाया गया था और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उस समय मेरे ध्यान है 2022 में शिवराज सिंह चौहान एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सिटिंग मुख्यमंत्री थे भाजपा के और संसदीय बोर्ड का हिस्सा थे। लेकिन मध्य प्रदेश में भी 2023 में चुनाव होने वाले थे, तो भाजपा ने सोचा कि भाई अगर संसदीय बोर्ड में सिटिंग मुख्यमंत्री रहेगा तो हम वहां पर नया मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे 2023 में अगर सरकार आती है। तो इसलिए 2022 में शिवराज सिंह चौहान को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और इस तरीके से एक नया बोर्ड बनाया गया था। ये सब लोग इसके मेंबर जो थे इनको थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया गया था। अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि दो नाम बड़ी चर्चाओं में है दिल्ली में, पर राजनीतिक गलियारों में इनकी चर्चा चल रही है। पहला नाम है योगी आदित्यनाथ का और दूसरा देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस के बारे में मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस 2022 में जब संभवतः डिप्टी सीएम बन गए थे, एक नाथ शिंदे के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली थी, उस समय इनको केंद्रीय चुनाव समिति में ले लिया गया था। केंद्रीय चुनाव समिति में लिया जाना एक बड़ा कदम था और कुछ लोगों को यह भी लगा था कि शायद इन्हें सेंटर की पॉलिटिक्स में लाया जाएगा, लेकिन कुछ और लिखा हुआ था। 2 साल के बाद वो मुख्यमंत्री बने और फिर तो इतिहास रच दिया गया। और उस समय चूंकि नेशनल टीम से गडकरी की विदाई हुई थी तो महाराष्ट्र से किसी ना किसी को तो लिया जाना था, तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस को ले लिया गया था। अब चर्चा यह है कि देवेंद्र फडणवीस भी संसदीय बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। योगी आदित्यनाथ का नाम भी जोर शोर से चल रहा है। भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन नितिन नवीन ने अभी तक योगी जी के प्रति बड़ा मान सम्मान दिखाया है
और सार्वजनिक रूप से कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कही है कि आप योगी जी या उनके बीच में कोई मतभेद की बात पकड़ सके। ये तो विपक्ष वाले और पॉलिटिकल जो राइटर होते हैं, यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं, वो उस तरह की बातें चलाते रहते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस समय जोर शोर से चर्चा इस बात की भी चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को भी संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। और अगर इन्हें संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाता है तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में 2027 की शुरुआत में वहां चुनाव भी होने वाले हैं और बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है। हालांकि वो जो शिवराज सिंह चौहान वाला फैक्टर है वो योगी जी के लिए भी हो सकता है कि भाई ये तो मुख्यमंत्री हैं सिटिंग, और 2027 में फिर से इन्हें मुख्यमंत्री बनना है, तो इन्हें क्यों रखा जाए, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर जोर शोर से विचार विमर्श किया जा रहा है, और मेरा मानना है कि जो देश के 8-9 व्यापक क्षेत्र हैं उसमें ये पूरी टीम विभाजित करेंगे नितिन नवीन, और संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ सदस्यों को इन क्षेत्रों का प्रभारी बनाया जाएगा। ये एक प्लान है कि 8-9 हिस्सों में बांट दिया जाए पूरी कंट्री को, और ये जो संसदीय बोर्ड के 12 मेंबर हैं ये उन सभी हिस्सों के प्रभारी बना दिए जाएं। अब इसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब लोग तो होंगे ही, लेकिन वास्तव में ये बड़ी जोर शोर से चर्चा है कि केंद्रीय पदाधिकारियों की संख्या 45 से बढ़ाकर 60 की जाए, टीम एक बड़ी बनाई जाए, क्योंकि 2024 के चुनाव में अपेक्षाकृत बढ़िया प्रदर्शन भाजपा नहीं कर पाई थी। और ये सब लोग जानते हैं कि नितिन नवीन के नेतृत्व में 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो उससे पहले बड़ी टीम, विस्तृत टीम और बहुत ही सॉलिड और सीनियर लीडर्स की टीम निश्चित रूप से तैयार की जाएगी। और मेरा तो सबसे बड़ी दिलचस्पी यही होगी कि क्या फडणवीस और योगी आदित्यनाथ को इसमें जगह मिलेगी। देखिए, देश की अगर मैं बात करूं तो देश में इस समय 22 ऐसे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज भी अगर मिला दी जाए, जहां पर बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं। तो मेरा मानना है कि इस मिथक को तोड़ना चाहिए, और जो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं उनको भी इसमें अवश्य स्थान दिया जाना चाहिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के बारे में। लेकिन भविष्य में क्या है, पार्टी किस तरीके से सोचती है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम तो जर्नलिस्ट होने के नाते एक विश्लेषण कर सकते हैं कि किस प्रकार की टीम बनती हुई नजर आ रही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।